अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीसस। मैं हूं सक्रांत जमल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। नाज़रीन, इकोनॉमी के बारे में हम जितना पढ़ लें, जितना अंडरस्टैंड कर लें, उतना कम है। एक तो वीडियो शायद मैंने पहले भी इकोनॉमी से रिलेटेड ही अपलोड की हैं, ये भी है, इसके बाद भी कुछ वीडियोज़ आपको इकोनॉमी से रिलेटेड मिल जाएंगी। इकोनॉमी की डिस्कशन का ये फ़ायदा होता है कि आपको रिसेंट इकोनॉमिक फिगर्स, रिसेंट इकोनॉमिक हैपनिंग्स या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का पता चल जाता है। और इकोनॉमी इज़ अ क्रिटिकल थिंग इन व्हेन यू कंसिडर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है जी कि न्यू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी रिकग्नाइज करती है कि जी ये भी अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी का ही मैटर है। आज की वीडियो में हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। मोर स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट द आईएमएफ प्रोग्राम एंड पाकिस्तान। उसमें जो डिले हुए, क्या वो होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, और हम बांग्लादेश की एग्जांपल देखेंगे कि बांग्लादेश ने आईएमएफ प्रोग्राम को किस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। लेट अस गेट स्टार्टेड। बात यह है कि जनाब दो फैक्टर्स हैं जिन्होंने जनाब इकोनॉमिक वूज जहाँ पे भी थी दुनिया में, उनको वर्सन कर दिया, लाइक फॉर द वर्ल्ड ओवरऑल एंड फॉर पाकिस्तान इन स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक है जी। जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेशन थी, जहाँ जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो कम हो रहे थे, उनके इन मुश्किलात को दो चीज़ों ने वर्सन किया है, यानी कि मज़ीद बुरा इम्पैक्ट डाला है। एक है जी कोविड-19। आपको पता है उसकी वजह से सारी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, सारा कुछ निज़ाम दरम भरम था। बहुत बड़ा फैक्टर था कोविड-19। और दूसरा है जी रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स रुक गई, सप्लाई ऑफ ग्रेन या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है उसकी सप्लाई चेन जो है वो भी सारी मुतासर हुई। उसके अलावा फिर कंट्रीज़ की जो डील्स थी वो मुतासर होना शुरू हो गई कि जी रशिया के साथ आप डील करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज़ आपको किस तरह से देखते हैं, क्या वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर आपको इजाज़त देते हैं। ऑल ऑफ दिस वाज बीइंग प्लेड आउट देयर। ये दोनों फैक्टर्स हैं जिन्होंने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा या फिर इम्पैक्ट किया, आप कह सकते हैं। और पाकिस्तान की भी एग्जाम्पल कोई ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब दोबारा से आईएमएफ के कर्जे लेने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान ट्राई कर रहा है कि जल्दी से मिल जाए ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है वो दोबारा से हम दूर कर सकें। ठीक है जी। तो बात करते हैं जी बांग्लादेश की। दोनों की अप्रोच में हम डिफरेंस देखेंगे कि बांग्लादेश ने कब कर्जा लिया और पाकिस्तान ने कब कर्जा लिया, या पाकिस्तान के कर्जे लेने की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये हम देखेंगे। और करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में भी थोड़ा सा आएगा। बांग्लादेश जनाब, बांग्लादेश में जब ये दोनों सूरत हाल चल रही है, ज़ाहिर है कोविड-19 था और रशिया यूक्रेन वॉर है, तो कोविड-19 के ऊपर तो उन्होंने बहुत जल्दी कब्जा कर लिया या ओवरकम कर लिया, सॉरी। लेकिन जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म हैं। ठीक है जी। यही वजह है कि बांग्लादेश भी इससे कोई इम्यून नहीं रहा। बांग्लादेश की भी फ्यूल एंड फूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, सोर होना शुरू हो गई। इसी तरह राइजिंग इन्फ्लेशन है। ज़ाहिर है कि एवरीडे यूज़ की जो कमोडिटीज़ हैं अगर वो महंगी होती हैं तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी। ठीक है जी। इसी तरह फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक्सपेंड हो गया। करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में है तो मतलब ये है कि यू ओ समथिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड व्हेन यू काउंट ऑल द एक्सपेंडिचर्स, स्पेशली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड आल्सो द रेमिटेंसेस। तो इन सारों का प्लस माइनस करके फिर भी अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में है। इसी के ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जी। बांग्लादेश का भी जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक्सपेंड हुआ। फिर जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो उनके ड्रॉप हो गए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हुए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लो नहीं हो गए कि बस थोड़े से डॉलर रह गए, नहीं, उनके ड्रॉप हुए। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो स्लो डाउन। जाहिर है कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी और जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का माहौल कम होगा, तो फिर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन नज़र आता है। इसमें एक रोल मॉनेटरी पॉलिसी का भी होता है जो कि सेंट्रल बैंक्स हैंडल करते हैं। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान में आई थिंक 20% के अराउंड चल रहा है, तो ऐसे केस में फिर कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बैंक से लोन लेके बिजनेस करना नहीं चाहता, तो आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। सिमिलर वाज द केस इन बांग्लादेश एज वेल। ठीक है जी।
तो इस सारी सिचुएशन से जब बांग्लादेश का सामना हुआ है तो उन्होंने ये नहीं किया कि हम एंड तक जाते रहें, उन्होंने इमीडिएटली कहा जी कि आईएमएफ को कि हमें कर्जे की ज़रूरत है, हमें पैसे दें। ठीक है जी, 2022 की बात है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे, उनके पास 4 से 5 महीने की इम्पोर्ट्स जो हैं उनको पे करने के पैसे थे। ठीक है जी, यानी कि वो 4-5 महीने पे कर सकते थे, उनको कोई मसला नहीं था होना। और जो आईएमएफ रिकमेंड करता है वो है जी कि 3 महीने के एटलीस्ट आपके पास जब पैसे रह जाएं तो फिर आप आईएमएफ से कर्जा लें या किसी और लैंडर से ले लें, और अपने जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनको शोर अप करें, इंक्रीज करें, ताकि आप एक रिलायबल या सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जाएं। ठीक है, ये ना हो कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर लें, अब फिर उनको पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, फिर क्राइसिस आना शुरू हो जाए, फिर आपको नई डील्स करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। सो उनके पास 4 से 5 महीने के पैसे थे, लेकिन आईएमएफ की रिकमेंडेशन सिर्फ 3 मंथ्स की थी। तो उस वक्त उन्होंने $4.5 बिलियन का आईएमएफ का सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सिक्योर कर लिया, और यही वजह है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। और दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस एज वेल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, कि आप फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं या आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आपकी कितनी अच्छी है, कितनी प्रोएक्टिव है। ठीक है जी। इन कंट्रास्ट पाकिस्तान पे आते हैं, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान का थोड़ा सा हिस्ट्री भी हम देखेंगे, और फिर पाकिस्तान का देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया और फिर हमें इम्प्लीकेशंस क्या देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान ने जनाब पहली दफ़ा आईएमएफ को ज्वाइन किया था इन 1950, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप हुए या फिर इसके मेंबर बन गए इन 1950, जब पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा था अब आफ्टर 1947। लेकिन जो पहला बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान ने वो लिया था जी 1958 में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ओवरऑल पाकिस्तान ने 23 आईएमएफ प्रोग्राम्स जो है वो साइन अप किए हैं या फिर उनमें एनरोल हुए हैं, और ये दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर दैट एनी नेशन इन द वर्ल्ड हैज़ टेकन लोन्स फ्रॉम आईएमएफ दिस रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। पाकिस्तान जनाब सबसे टॉप पे है कि हमने 23 आईएमएफ के प्रोग्राम्स जो है वो लिए हैं और उनसे कर्जा लिया है। टोटल $27 बिलियन के अराउंड हमने कर्जे लिए हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी दफ़ा बार बार जा रहा है, बार बार आईएमएफ के पास जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो कुछ अरसे के लिए आती है, या फिर कुछ अरसे के लिए हम अपनी पॉलिसी जो है उनको ठीक रखते हैं, बाद में दोबारा हम पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से या फिर ऐसे ही सब्सिडीज़ देने के नीयत से या आवाम के ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एमनेस्टीज दे देते हैं या फिर सब्सिडीज़ वगैरह देना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर जो दूसरी ग्रोथ है, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने का मौका हमें नहीं मिलता। तो यही पाकिस्तान ने इस दफ़ा भी किया है जी। पाकिस्तान ऊपर आपने देखा जी कि बांग्लादेश के पास 4-5 महीने का कवर था, स्टिल उन्होंने आईएमएफ से ग्रोथ जो सपोर्ट पैकेज है वो ले लिया था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि डार साहब जो है, हमारे साहब डार साहब, उन्होंने जनवरी 2023 में भी कहा था कि जी हमें आईएमएफ के प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के पास थोड़े पैसे रह गए, हमारे पास बहुत पैसे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट कुछ वीक्स के रह गए हैं, लाइक 3 और 4 वीक्स के रह गए हैं, कि हमें हमारे पास सिर्फ 1 महीने की इंपोर्ट्स जो है उनको हम कवर कर सकते हैं। अगर हम इंपोर्ट्स इंक्रीज करना चाहें या फिर ज़्यादा इंपोर्ट्स हों तो हम उनको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास डॉलर ही इतने नहीं है कि हम उनको दे सकें। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम लेना चाह रहा है। हम अपनी जो अगली किस्त है आईएमएफ की बेसिकली उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस है, डॉलर जो है उसकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, डॉलर मजीद जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रुपी। इसी तरह से बिजली वगैरह की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं पाकिस्तान में, और ओवरऑल भी इन्फ्लेशन हो रही है, टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और ये सारी इस जो है ना, इनको हम कहते हैं जी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जो कि हमसे आईएमएफ डिमांड करता है कि जनाब कम सब्सिडीज़ दें, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम करें। ठीक है जी। और जो फ्यूल जो आपकी एनर्जी प्राइसेस हैं या फ्यूल प्राइसेस हैं उनको भी रैशनलाइज करें। अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको थोड़ा सा टाइटन करें, या फिर जो क्या उसको कहते हैं कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी वो अपनाएं। ठीक है, ताकि इकॉनमी जो है एक दफ़ा स्टेबल होके बाद में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, बाद में आप उसको एक्सपेंड करें, बाद में उसके ऊपर बिल्ड करें। एक दफ़ा आपकी बेस जो है वो स्ट्रांग बननी चाहिए, लेकिन हम लोग भी वो भी नहीं कर पाते।
और इस सारे डिले का नतीजा ये देखें, हमारे पास जनवरी 2023 में भी मौका था कि हम आईएमएफ के पास चले जाते, जब सारे कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है या पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है बराए कर हम आईएमएफ के पास चले जाए। उस वक्त भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। लेकिन डार साहब ने उस वक्त जो है ये पॉलिटिकल गेम ही खेली और कहा कि जी ये सारे जो अपोजिशन वाले हैं ये नुकसान कर रहे हैं या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब जाना पड़ रहा है तो हमें अब मज़ीद सख्त कंडीशन के ऊपर आईएमएफ के लोन्स मिलेंगे और प्रोग्राम्स जो है वो बहाल होंगे। सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ डिलेज दैट देयर इज़। और पाकिस्तान को इस वक्त स्टैगफ्लेशन का भी खतरा है। स्टैगफ्लेशन इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, तो यही मैंने नीचे लिखा हुआ है जी कि हाई इन्फ्लेशन हो और या फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही हो और उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाए या स्टैगनेट हो जाए, तो इस चीज़ को ओवरऑल हम कहते हैं जी स्टैगफ्लेशन। अगर आपने इकॉनमी वगैरह पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत भी, तो उसमें आपने 1-2 दफ़ा ये पिछले 1-2 साल में ज़रूर सुना होगा वर्ड। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि आईएमएफ प्रोग्राम में जल्दी जाने का क्या फ़ायदा होता है, या जल्दी जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए। अगर आप लेट जाते हैं तो वो ऐसे ही है कि एक बीमार आदमी जो है उसके पेट में दर्द है और वो लेटा हुआ है, फिर भी उसको ज़्यादा आराम नहीं आ रहा और इनफैक्ट 2 दिन वो और लेटता है तो उसकी दर्द जो है वो और बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह सिमिलर इज़ द एनालॉजी ऑफ इकॉनमी के अगर आप उसको टाइम से ठीक नहीं करते, टाइम से दवाई नहीं लेते, तो आपकी इकॉनमी मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। जनवरी में आपके पास थोड़े से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा थे, लेकिन आपने उस वक्त उसकी बेस पे एक्शन नहीं लिया और इस वक्त जो है सिर्फ 3 या 4 हफ्ते के आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए। सो ये हमारी फिनांस मिनिस्ट्री जो है या फिनांस मिनिस्टर जो है उनकी खामी कह लें आप या फिर शॉर्ट कमिंग कह लें, शॉर्ट साइटेडनेस कह सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि आईएमएफ प्रोग्राम एंटायरली गलत है या फिर बुरा है, ये पॉलिटिकल वेपन है, या मतलब ये हमेशा ही वेस्ट का प्रोपेगेंडा और इसने पाकिस्तान को या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको अंडर डेवलप्ड रखने के लिए ही ये डिज़ाइंड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मलेशिया की एग्जांपल ले सकते हैं कि मलेशिया ने आईएमएफ प्रोग्राम्स का बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ किया। जो पैसा आया उसको वहीं लगाया जो रिकमेंडेशन थी। ठीक है जी। और इकॉनमी को रिस्ट्रक्चर किया, टैक्सेस बढ़ाए, टैक्स नेट जो है एक्सपेंड किया। तो आज मलेशिया बहुत ऊपर है हमसे। इन कंट्रास्ट जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अभी तक 23वां जो आईएमएफ प्रोग्राम है उसमें एनरोल हुआ है। आगे भी जाके शायद हमें यही करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा आईएमएफ प्रोग्राम की कि जनाब आईएमएफ प्रोग्राम जो है ये डेट ट्रैप नहीं है, या अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो सकती है, आपका जीडीपी बहुत बेहतर हो सकता है। एक या दो तीन प्रोग्राम लेने से आपकी इकॉनमी ठीक हो सकती है, बट उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक ख़ास कंट्री की एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को लेके किस तरह से अपनी इकॉनमी को रिस्ट्रक्चर किया, किस तरह से अपनी इकॉनमी को रीबिल्ड किया और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका उनकी इकॉनमी के ऊपर, उनकी इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर, और उसका थोड़ा बहुत हम कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और नीचे कमेंट में बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल। आई होप दैट यू फाइंड द वीडियोस हेल्पफुल। हम अपने 2000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल का हिस्सा बन जाए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।